हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया के बारे में। आइए देखते हैं। जब कोई धातु किसी तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती है तो दो उत्पाद बनाती है, यानी दो प्रोडक्ट बनाती है। पहला प्रोडक्ट क्या होता है? उस धातु का लवण बनता है, दूसरा हाइड्रोजन बनती है। तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यह शो कर रहा है कि हाइड्रोजन यहां गैस के रूप में बनी है और अभिक्रिया से गैस के रूप में ही बाहर निकल रही है। ठीक है, आइए अब तनु अम्ल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, उसके बाद धातु लवणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अम्ल जो होते हैं उनके साथ जब पानी को मिलाया जाता है तो अम्ल का जलीय विलयन बनता है। अम्ल का जलीय विलयन बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को, अम्ल और पानी को मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे तनुकरण क्या है? अम्ल और पानी मिलाना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। इंग्लिश में इसे डाइल्यूशन कहते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन आप जब भी पढ़ते हो इसे दो तरीके से पढ़ते हो। कैसा कैसा? एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु को आप हिंदी में, इंग्लिश में डाइल्यूट कह सकते हो और सांद्र को आप इंग्लिश में कंसंट्रेटेड कह सकते हो। आइए अब ये समझते हैं कि तनु विलयन अम्ल का क्या होता है। देखिए, एक ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अम्ल की मात्रा के अनुपात में बहुत ज्यादा हो, यानी जब आपने दो चीजों को मिलाया, अम्ल और पानी को, उस प्रक्रिया में यदि आपका पानी बहुत ज्यादा है तो उस वक्त बना अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। यदि अम्ल और पानी मिलाने के दौरान पानी की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो हम उस विलयन को कहेंगे सांद्र विलयन। ठीक है, इस बात को समझने के लिए आप यूं मानिए कि आपके पास दो बीकर हैं, एक B1 और एक B2। आपने जल और अम्ल को लिया है। ठीक है, यदि आप पहले बीकर में क्या लेते हो? 90 ml पानी लेते हो और 10 ml एसिड लेते हो, तो आपका जो विलयन है वो तनु विलयन है। ठीक है, ये आंकड़ा सिर्फ समझाने के लिए है कि 90 ml हमने जल लिया और 10 ml एसिड लिया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना पानी मिलाओगे तो ही वो डाइल्यूट कहलाएगा। पानी मिलता जाएगा, उतना डाइल्यूट होता जाएगा, ये मान के चलिए। दूसरी बात, सांद्र जो होते हैं उनकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कि भाई इतना अगर उसमें जल है तो हम उसको सांद्र कह देंगे। ये तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे कोई आपको ये कहे कि कोई संख्या बड़ी है, भाई 10 बड़ा है। 10 किससे बड़ा है? 10 9 से बड़ा है, 8 से बड़ा है। ऐसे ही सांद्र जो विलयन होते हैं वो किसी की तुलना में सांद्र होते हैं, ऐसे स्पेसिफिकली कोई सांद्र नहीं होता। अब इसी बात को देखिए, यदि आप बीकर B2 में 10 ml जल ले लो और 90 ml वहां पर क्या ले लो? अम्ल ले लो, तो अब की बार अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आपका जो विलयन बीकर 2 में है वो कैसा है? सांद्र है, और बीकर 1 में है वो कैसा है? तनु है। तो आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह देना कि जहां जल की मात्रा अम्ल के अनुपात में बहुत ज्यादा है, तनु विलयन कहलाएगा। अगर वहां पर जल की मात्रा अम्ल के अनुपात में बहुत कम है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हो कि आप दो भाई बहन हो, ठीक है, 1 और 2। आपको दूध दिया जा रहा है घर में और उस दूध में भी आपको पानी पिला के दिया जा रहा है। यदि आपको इस तरह से दूध मिले, 90 ml दूध और 10 ml पानी, दूसरे भाई को जो आपका है उसको आपको मिले 10 ml दूध और 90 ml पानी, तो बताइए किसको अच्छा दूध मिला? और किसको जो दूध मिला वो सांद्र है, किसको जो दूध मिला वो तनु है? आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो विलयन है दूध का, कौन सा विलयन दूध का सांद्र है और कौन सा विलयन दूध का तनु है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं।
मेटल साल्ट्स यानी धातु लवण क्या होते हैं? धातु लवण, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें एक हिस्सा धातु है। ये कैसे बनते हैं? जब किसी अम्ल में से, मान लीजिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ये एक अम्ल है, जब किसी अम्ल में से हम हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह कोई भी धातु लिख दें, तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? धातु लवण कहलाएगा। ऐसे धातु लवण क्या होते हैं? वे लवण जो किसी अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाने पर किसके द्वारा? किसी धातु के द्वारा बने, उन्हें धातु लवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास Na प्लस HCl कोई अभिक्रिया है, Na धातु होगी, HCl क्या है? अम्ल। मैं इस H को हटा दूं इस Na के द्वारा, तो मुझे क्या मिला? NaCl। क्या मिला मुझे? NaCl। तो NaCl एक धातु लवण है। आ जाएगी बात समझ में? अब हम इस टॉपिक में बहुत सारे धातु लवण पढ़ने वाले हैं, तब आप चेक करते रहना कि कैसे वो बन रहे हैं। आइए अब हम कुछ धातुएं लेते हैं और कुछ अम्ल लेते हैं, उनको मिलाकर देखते हैं कि कैसे धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। हमारी बुक में 6 धातुओं के बारे में चर्चा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, और 3 अम्लों के बारे में पढ़ाया गया है मुख्य रूप से। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। आप इन तीनों अम्लों के नाम और इनके फॉर्मूला यानी सूत्र याद कर लें। पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। अब हम क्या करने वाले हैं? इन सभी धातुओं को लेंगे, इनमें से एक एसिड को लेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा बारी बारी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इन सभी धातुओं की HCl डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया के साथ। देखिए हमने ये धातुएं ले ली, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, और हमने ये 3 अम्ल ले लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद करिए दोबारा आपने क्या सीखा था? दूसरे वाला कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरे वाला कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। इन अभिक्रियाओं को सीखने से पहले आपको इनकी संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए, इनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। याद रखिए, सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, जिंक की 2, आयरन की 2 और 3 दोनों पॉसिबल हैं, कॉपर की 2 पॉसिबल है। वैसे तो कॉपर में 1 भी होती है, बट आपके सिलेबस में वो 1 नहीं है, ज्यादातर स्टेबल भी 2 ही होती है, तो आप 2 ही याद रखिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इन सभी की अभिक्रियाओं के बारे में जानना। जब सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को हटाना है, किसके द्वारा? मेटल के द्वारा, धातु के द्वारा। आइए कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन को अलग कर दो, यहां पे आ गई हाइड्रोजन। अब जो बचा है उसको लिख दो, हाइड्रोजन की जगह धातु को लिखो। क्या लिख दिया? NaCl। क्या ये फार्मूला सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन की भी 1 ही होती है, तो आपका फार्मूला बिल्कुल सही बना है। अब याद रखना है कि यहां कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन, क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा था कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप यहां पे H2 कर देंगे। अब इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। कैसे? 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी चीजें, क्लोरीन 2 हो गए तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्शनें कैसे अच्छे तरीके से बैलेंस करें, आप यूनिट 1 में वीडियो नंबर 3 देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से रिएक्शनों को बैलेंस किया जा सकता है। आइए अगली रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl, बताइए क्या बनेगा? देखिए, मैग्नीशियम प्लस HCl, आपका पहला काम है H2 निकालने का। आपने निकाल दिया, 2H हैं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई जरूर कर दें साथ साथ। अब जो बचा है उसके बारे में बात करिए। क्या बचा है? H तो जा चुका, अब आपके पास क्या बचा है? मैग्नीशियम और क्लोरीन। धातु हमेशा पहले लिखी जाती है, अधातु बाद में लिखी जाती है, यह भी ध्यान रहे। ठीक है, तो अब आपका फार्मूला क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और मैग्नीशियम की 2 होती है, तो आपका सही फार्मूला है MgCl2। आ जाएगी बात समझ में? अब आपको ये संयोजकता दे रखी है, ये दोनों रिएक्शनें आप खुद करके देखेंगे, एल्यूमिनियम की और जिंक की HCl के साथ। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि क्या रिएक्शन आ रही है।
अब मैं बात करता हूं आयरन की रिएक्शन की। आयरन जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो 2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से भी, संयोजकता से भी कर सकता है और 3 वाली संयोजकता से भी कर सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। Fe और Cl लिख दिया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन गैस निकली, ये 2 हैं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ध्यान रहे, अगर आयरन की संयोजकता आपने 2 ली है तो यहां 2 लिख देना, अगर आपने 3 ली है तो यहां 3 लिख देना। क्लोरीन हमेशा 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ना लिखना बराबर है। तो आपके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों सही हैं। पर ज्यादातर बुक्स में आपको ये मिलेगा, तो आप ये अकेला भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, दोनों लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, एक लिख देंगे ये वाला तो भी सही है। आ जाएगी ये बात भी समझ में। अब बात आई कॉपर की। अगर मैं कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराता हूं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये क्या हुआ, यहां कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? वे ही धातुएं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। हाइड्रोजन से कहां है? ऊपर। कौन सी ऊपर है? आपको बताया था, कृष्ण ने कंस मारा और जा फेंका समुद्र पार। मतलब सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब धातुएं ऐसी हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं। वे ही धातुएं किसी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो कॉपर उस सीरीज में नीचे आता है। हाई कोर्ट है आपका, याद आया? हाई कोर्ट है आपका, आप। तो हाई कोर्ट में H जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, कोर्ट Cu कॉपर, तो कॉपर नीचे आता है। कॉपर नीचे आता है तो किसी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा और ना ही उससे रिएक्शन करने वाला है। आ जाएगी बात समझ में? आइए, अब ये सारी अभिक्रियाएं हम सल्फ्यूरिक एसिड, हमने अब तक किसके लिए लिख के देखा था? HCl के लिए। अब किसके लिए लिख के देख रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लिख के देखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले सोडियम लिया, फिर कौन लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए क्या बनेगा? आपका सबसे पहला काम क्या है? इस गैस को अलग कर दो, हाइड्रोजन को कर दिया, ठीक है। अब क्या बचे हैं? हाइड्रोजन की जगह धातु को लिख दो, तो क्या बन गया? NaSO4, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला चेक करने का काम आता है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो देखिए, ये बात याद रखनी है आपको, सल्फेट जो समूह होता है, सल्फेट एक समूह है, यानी यहां एक से ज्यादा एटम एक साथ हैं, इसकी संयोजकता हमेशा 2 होती है, यह याद रखना, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है? सल्फेट की संयोजकता कितनी है? 2। तो आपका फार्मूला क्या बन गया? Na2SO4। समझ में आ जाएगी बात? अगले एग्जांपल में और अच्छे से देखिए, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, बताओ क्या बनेगा? सबसे पहला काम क्या करोगे? हाइड्रोजन हटाओगे, हटा के यहां लिख दी। अब दूसरा काम क्या है? इस धातु को हाइड्रोजन की जगह लिखोगे, क्या लिख दूं? MgSO4। बताओ क्या ये फार्मूला सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2। सल्फेट की संयोजकता कितनी है? 2। दोनों की संयोजकता 2-2 है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब आपका ये फार्मूला बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल देखिए, AlH2SO4। बताओ क्या बनेगा? पहला काम क्या करोगे? H2 को हटाने का। H2 हटा दिया, कहां लिख दूं? यहां। अब क्या करना है? Al को H2 की जगह लिख दूंगा, हाइड्रोजन की जगह लिख दूंगा, और ये बन गया AlSO4। अब आपको कैसे सही फॉर्मूला बना है या नहीं बना है ये चेक करना है। तो आपको बताया था SO4 की संयोजकता तो कितनी होती है? 2, और Al की कितनी होती है? यहां लिस्ट से देख लीजिए, 3। तो मैं लिख दूं SO4 के बाहर से तो एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम के बाहर से इसकी। मैंने ब्रैकेट लगा के क्यों लिखा? अगर मैं अकेले ऑक्सीजन के नीचे लिखता तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होता। सल्फेट एक समूह है, ठीक है। तो हमेशा जब भी सल्फेट के बाहर से कुछ लिखोगे, होल थ्राइस ऐसे इसको लिखोगे आप। तो पढ़ोगे क्या इसको? Al2SO4 होल थ्राइस। होल थ्राइस मतलब SO4 के पूरे के बाहर से क्या लिखा है? 3 लिखा है। आ जाएगी बात समझ में? अब आपका काम है जिंक और आयरन की अभिक्रियाएं खुद से लिख के देखने का। संयोजकता यहां दे रखी है,
यहां भी दे रखी है, आप दोनों अभिक्रियाएं खुद लिख के देखेंगे। बात आई कॉपर की, कॉपर प्लस H2SO4, बताइए क्या बनेगा। देखिए मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में भी जब HCl पढ़ा था तब भी ये कहा था कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है हाइड्रोजन से। जो भी तत्व हाइड्रोजन से नीचे आएंगे वे किसी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, यानी कॉपर यहां अभिक्रिया नहीं करने वाला। हमें एक ही बात लिखनी है, नो रिएक्शन, यानी कुछ भी अभिक्रिया यहां नहीं होने वाली। आ जाएगी बात समझ में। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी अगर नाइट्रिक एसिड इन सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं। आइए अब नाइट्रिक अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। देखिए जब कोई धातु किसी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है उस दौरान हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। देखिए आपने ये पढ़ा था, अगर यह अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, अगर यह अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। परंतु अगर आपका अम्ल नाइट्रिक अम्ल है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। अब आपको इसका रीजन बताना है, कारण बताना है। क्या है, देखिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या होते हैं ऑक्सीकारक? वे पदार्थ जो ऑक्सीजन दें। क्या दें? ऑक्सीजन। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं इन्हें? ऑक्सीडाइजिंग। नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी अभिक्रिया करता है तो ये इस तरह से अभिक्रिया करता है, NO2 N2O और NO इनमें बदल जाएगा, इनमें से किसी एक में। इसके साथ साथ जल प्रदान करेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन देगा। देखिए जब नाइट्रिक अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो उस दौरान हाइड्रोजन गैस बनती तो है, ऐसा नहीं है नहीं बनती, बनती है, परंतु ये हाइड्रोजन गैस जो बनी ये इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और किस में बदल जाती है? H2O में। समझ में आ गई बात? यानी धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, परंतु नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन देता है। वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से मिलकर किस में बदल गई? H2O में, यानी अब ये हाइड्रोजन है ही नहीं। आगे बात समझ में। और नाइट्रिक एसिड खुद जो है वो इनमें बदल जाता है, किस में? NO2 N2O NO के अंदर। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड के साथ धातुएं क्यों हाइड्रोजन नहीं बनाती। परंतु क्या कोई भी धातु ऐसी नहीं है जो हाइड्रोजन गैस ना दे? दो धातुएं ऐसी हैं, कौन कौन सी? मैग्नीशियम और मैग्नीज। याद रखना, दो धातुएं अपवाद हैं। वे दोनों धातुएं वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 वेरी डाइल्यूट, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, डाइल्यूट होने का मतलब है उसमें नाइट्रिक एसिड ना के बराबर हो, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तब उसका ऑक्सीकारक प्रभाव कम हो जाता है, यानी उससे निकलने वाली ऑक्सीजनों की मात्रा कम हो जाती है। समझ में आई बात? उस केस में धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। दोबारा सुनो, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी धातुएं हैं जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो इसका ऑक्सीकारक प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके, ये दोनों धातुएं, और कोई भी धातु ऐसा नहीं कर सकती, ये दोनों धातुएं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बना लेती हैं? हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को पूरा करिए। पूरा करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है। क्या क्या? मैग्नीशियम और मैग्नीज और NO3, इन तीनों की संयोजकता याद करनी है। अगर आपको यह पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की संयोजकता तो 2 है और इसकी 1 है, याद रखना। मैग्नीशियम और मैग्नीज की संयोजकता कितनी है? 2। नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रेट ग्रुप है NO3 क्या है? नाइट्रेट समूह, इसकी संयोजकता कितनी है? 1। अब इस रिएक्शन को पूरा कर दो। सबसे पहला काम आप H2 निकालने का करोगे, निकाल दिया। अब जो पीछे बचा है उसको लिख दो। सबसे पहले धातु को लिखो, कौन सी धातु है? Mg। ये हाइड्रोजन की जगह लिख दी हमने यहां। अब साथ में कौन आएगा? NO3। क्या ये फार्मूला सही है? नहीं है। NO3 की संयोजकता 1 है, Mg की 2 है। क्या 2 ऐसे लिख दूं?
नहीं लिखना, क्योंकि ये समूह है। समूह को जब भी लिखा जाएगा तो ब्रैकेट के साथ क्या पढ़ोगे, MgNO3 होल ट्वाइस, होल मतलब पूरे के बाहर से 2। इस रिएक्शन को भी पूरा करके दिखाइए, बताओ क्या बनेगा। देखिए यहां सबसे पहला काम है H2 निकालने का, मैंने निकाल दिया। दूसरा काम क्या है, इस H की जगह धातु को लिखने का, और जो बना उसको यहां लिख दो। क्या लिख दूं, MnNO3। क्या ये फार्मूला सही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि NO3 की संयोजकता कितनी, 1, Mn की मैंने ऊपर बताया था 2 है। Mn क्या होता है, मैग्नीज। आपका प्रोडक्ट बन गया MnNO3 होल ट्वाइस। तो आपको यहां से कुछ बातें सीखने को मिली, मैं उनको एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात, धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। आपसे पूछेंगे क्यों नहीं बनाती, आपका जवाब होगा कि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कोई पूछेगा ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन दें ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल इस तरह से अभिक्रिया करता है, NO2, N2O, NO इनमें बदल जाता है, H2O और ऑक्सीजन देता है। तो जब नाइट्रिक अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो उस दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है, परंतु वो इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किस में बदल जाएगी, वाटर में। आगे बात समझ में, यानी नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में वाटर में बदल देता है, ठीक है। परंतु 2 ऐसी भी धातुएं हैं जो नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। उसमें कंडीशन यह है कि नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, यानी उस विलयन में नाइट्रिक एसिड की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। वो कौन सी धातुएं हैं, दोनों M से शुरू होने वाली हैं, Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज। आ जाएगी बात समझ में। आपने पूरे वीडियो में एक बात सीखी, क्या कि कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, पर आपने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि हाइड्रोजन गैस क्यों बनी, यानी ऐसा क्या हो रहा है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। देखिए उसका जवाब, जब भी कोई धातु अभिक्रिया करती है तो उसका एक गुण होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और धन आयन बनाती है, यानी धातुएं धन आयन बनाती हैं, यह धातुओं का गुण है। और इस गुण को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। क्या कहा है इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। हिंदी में भी इसे यही कहा जाता है, ठीक है। अब किसी अम्ल के बारे में बात करिए, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले लिया हमने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब शुद्ध होता है तब इसमें कोई आयन नहीं होते, परंतु जब इसको धातु के साथ मिलाते हैं तो यह 2 आयन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। धातुएं क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना रही हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल गया, H में, हाइड्रोजन में। और जब हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनने के पीछे धातुओं का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, यह गुण यहां पर काम कर रहा है। आगे बात समझ में। आइए एक एक्टिविटी के द्वारा यह समझें कि सभी धातुएं एक समान अम्ल के साथ एक समान व्यवहार से अभिक्रिया करती हैं या नहीं करती। इसके लिए हमने 6 बीकर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 ही धातुएं ली हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। इन सभी बीकर्स में मैंने 20 ml डाइल्यूट HCl लिया है, यानी HCl सभी में समान है, 20 ml मात्रा है उसकी। अब मैं बारी बारी से इनमें पहले सोडियम डालूंगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन और फिर कॉपर। जैसे ही मैं सोडियम धातु डालता हूं, यहां 2 परिवर्तन मुझे दिखाई देते हैं। सबसे पहला परिवर्तन क्या है, बुलबुले बनने शुरू हो गए, और दूसरा परिवर्तन यहां का तापमान जो था वो बढ़ गया, ठीक है, यानी कि ये जो बीकर था ये गर्म होना शुरू हो गया। ऐसा जब मैं सभी के साथ करता हूं तो एक बीकर ऐसा है जिसमें ये नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं वो बीकर कौन सा होगा, वो बीकर ये है। यहां ना तो बुलबुले बने और ना ही तापमान में कोई अंतर आया। क्या कारण पता है, कारण यह है कि कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं,
हमने अभी तो पढ़ा था कि कॉपर जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आता है और जो धातुएं नीचे आती हैं वे अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो पहला बीकर ऐसा है जिसमें ना तो कोई बुलबुला बनेगा और ना ही तापमान में कोई बदलाव आएगा। अब यह बताना है ये बुलबुले किसके बन रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो जो बुलबुले बन रहे हैं ये किस गैस के नाम के बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के नाम के। तापमान क्यों बढ़ा, क्योंकि ये सभी अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शनें हैं, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। तो क्या तापमान सभी में समान रूप से बढ़ रहा है? क्या बुलबुले बनने की दर भी सभी में समान है? ऐसा भी नहीं है। जो धातु जितनी ज्यादा अभिक्रियाशील है वहां बुलबुले बनने की दर उतनी ही ज्यादा है, वहां का तापमान भी क्या है, उतना ही ज्यादा है। यानी कि जिसमें ज्यादा बुलबुले बन रहे हैं, जिसका तापमान ज्यादा है, वो धातु उतनी ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो मैंने क्या देखा कि ये वाला जो बीकर था इसमें सबसे ज्यादा बुलबुले बने, सबसे ज्यादा तापमान इस बीकर का है। मैंने थर्मामीटर लगा के इसका तापमान माप लिया। इस प्रकार मैंने सभी के बुलबुलों के बनने की दर और सभी के तापमान नोट किए, तो मैंने ये पाया कि ये दर है जिससे बुलबुले बन रहे हैं और जो तापमान बढ़ रहा है। तो यहां से जो निष्कर्ष निकला इस एक्टिविटी का कि ये है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर के केस में तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी ना तो बुलबुले बने और ना ही वहां पर क्या है, तापमान में कोई बदलाव आया। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीख लिया कि अगर हमारे को कोई धातु दे दी जाए, 2 या 3 4 जितनी भी हैं, और अम्ल दे दिया जाए, तो हम उन अम्लों के साथ अभिक्रिया करा के ये चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी धातु अभिक्रियाशील ज्यादा है और कौन सी धातु अभिक्रियाशील कम है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।